हेलो गाइस, महावीर जांगीड़ हियर और ये है हमारा पॉलिटी का लेक्चर नंबर 10। इस लेक्चर में हम स्पीकर ऑफ द लोकसभा के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्पीकर ऑफ द लोकसभा को हिंदी में लोकसभा का अध्यक्ष भी कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम स्पीकर के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं, यानी कि उनकी एलिजिबिलिटी, उनकी ऑथ, उनकी सैलरी, उनके डिस्क्वालिफिकेशन, उनका टेन्योर, उनके वोटिंग राइट्स और कुछ अदर फैक्ट्स होंगे, वो भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद में स्पीकर ऑफ द लोकसभा को लेकर के जितने भी आपके मन में डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा पॉलिटी का लेक्चर नंबर 10। इस लेक्चर में हम स्पीकर ऑफ द लोकसभा के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्पीकर ऑफ द लोकसभा को हिंदी में लोकसभा अध्यक्ष भी कहते हैं गाइस। और इस लेक्चर में हम स्पीकर ऑफ द लोकसभा के अंडर में फॉलोइंग पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को स्पीकर बनना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यानी योग्यता क्या होनी चाहिए। स्पीकर ऑफ लोकसभा की शपथ ग्रहण कैसे होता है, कौन इसको शपथ दिलाता है, उनकी सैलरी कितनी होती है, उनका टेन्योर कितना है, उनका डिस्क्वालिफिकेशन किन कंडीशन में होता है और उनके वोटिंग राइट्स होते हैं वो क्या क्या है। और लास्ट में हम उनके बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी यानी योग्यता। योग्यता में फर्स्ट पॉइंट आप रीड कीजिए, सेम एज लोकसभा मेंबर्स। यानी हमने जब लोकसभा के बारे में डिस्कशन किया था, लोकसभा के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये कुछ डिफरेंट एलिजिबिलिटीज हैं, तो वो सेम यहां पर अप्लाई होगी। यानी कोई व्यक्ति को सबसे पहले लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा, लोकसभा, और लोकसभा का मेंबर बनने के बाद में इसी में से ये चुना जाएगा यहां पे लोकसभा अध्यक्ष के लिए। ठीक है, तो पहले लोकसभा के लिए एंट्री करनी पड़ेगी, फिर बाद में लोकसभा का अध्यक्ष का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए यहां पर मैंने लोकसभा के मेंबर्स के लिए एलिजिबिलिटी बताई थी, जिसमें फर्स्ट कंडीशन ये थी कि वो इंडियन होना चाहिए। ठीक है, 25 ईयर्स की एज पूरी कर चुका हो, भारत में किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर होना चाहिए और वो इलेक्शन कमीशन द्वारा बताए गए व्यक्ति के सामने शपथ लेने के लिए एग्री हो और फिर उसे कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स कराना पड़ते थे। तो ये तो थी किसी पर्सन को अगर लोकसभा का मेंबर बनना तब की प्रक्रिया। और अब लोकसभा के मेंबर से जो लोकसभा का जो स्पीकर बनेगा उसकी प्रक्रिया के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट वाली कंडीशन तो आप समझ गए, ये सेम है। अब सेकंड कंडीशन में ये है कि वो लोकसभा के मेंबर्स में से ही इलेक्ट होता है। यानी लोकसभा का जो स्पीकर जो होता है, जो अध्यक्ष जो होता है, वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होगा, वो लोकसभा के जो यहाँ पे डिफरेंट मेंबर्स मैंने आपको बताए थे, इन मेंबर्स में से ही सेलेक्ट होकर के आएगा। थर्ड पॉइंट, उसको सेलेक्ट करने के लिए किस प्रकार की मेजोरिटी चाहिए, तो यहां पे ध्यान रखना गाइस, सिंपल मेजोरिटी। लोकसभा के अध्यक्ष को जब चुनते हैं तब सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, लेकिन जब उनको हटाने की बारी होती है तब एब्सोल्यूट मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। तो मेजोरिटी के बारे में अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है तो ये मेरा सेकंड लेक्चर में मैंने मेजोरिटी के बारे में बता रखा है, आप उस सेकंड लेक्चर को जाकर के देख सकते हैं। कुछ 10 से 12 मिनट का लेक्चर होगा ये, तो उससे आपके मेजोरिटी के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पे अभी हमने समझा कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट, ओथ यानी शपथ। लोकसभा के स्पीकर को शपथ कौन दिलवाता है? तो गाइस ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, कितना भी आप गूगल में सर्च कर लीजिए, आपको कहीं पर भी सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलेगा। ये मैंने लोकसभा की ऑफिशियल साइट पर जाकर के उसके रिपोर्ट्स पढ़ करके ये सारी इंफॉर्मेशन निकाली है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, लोकसभा के स्पीकर को शपथ कौन दिलाएगा? प्रोटेम स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जो कि इस बार कौन थे? वीरेंद्र सहवाग। अभी प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? देखिए, जब भी हमारा जनरल इलेक्शन होता है उसके बाद में नई गवर्नमेंट बन जाती है। ठीक है, नई गवर्नमेंट बनने के बाद में नई गवर्नमेंट में जो चुने गए सीनियर लोग होते हैं, सीनियर मेंबर्स होते हैं, उनके नाम लिस्ट करके वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स को दिया जाता है और वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स उनमें से किसी एक को चूज कर लेगी और वही आगे जाकर के प्रोटेम स्पीकर बनता है। लेकिन यहाँ पे ये प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, इस प्रोसेस में आगे उनको प्रोटेम स्पीकर को प्रेसिडेंट से शपथ लेना जरूरी होता है। प्रेसिडेंट जब उनको शपथ दिलवा देगा तभी जाकर के ये प्रोटेम स्पीकर बनेगा। लेकिन इसका कार्यकाल कितना होता है? ओनली 1 डे या फिर 2 डेज, ओनली 1 या 2 डेज का कार्यकाल होगा इनका। अब ये प्रोटेम स्पीकर को क्यों बनाते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर को बनाने का एकमात्र रीजन यही है कि नए नए जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उनको शपथ दिलवाना और न्यू स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर को चुनना, उनको शपथ दिलवाना। तो यहां पर अगर हम बात करें और कौन दिलाएगा स्पीकर को, तो कौन होंगे? प्रोटेम स्पीकर, जो कि वीरेंद्र कुमार इस बार के प्रोटेम स्पीकर थे। अब आते हैं सैलरी के ऊपर। सैलरी यानी कि उनको वेतन कितना मिलता है? तो गाइज आपको ध्यान रखना है, उनको वेतन जो है पहले 1,25,837 ऐसा कुछ था, लेकिन अभी जो है अभी इनका पेमेंट बढ़ा करके 2,80,000 कर दिया गया। ये 2020 की बात कह रहा हूं मैं।
और इसके अलावा इनको बहुत सारे अलाउंसेस मिल जाते हैं, यानी बहुत सारे भत्ते मिल जाते हैं, जिसमें एक तो उनको मिलेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते, और दूसरे अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं जो कि उनको मिलते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हो गया उनका सैलरी। नेक्स्ट, डिस्क्वालिफिकेशन, यानी उनकी पद मुक्ति या फिर उनको हटाते कैसे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आप रीड कीजिए, सेम एज द अदर मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, यानी लोकसभा के लेक्चर में हमने जब उनके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी, उसके अलावा कुछ एडिशनल और कंडीशंस होगी। तो यहाँ पर जो है मैंने लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था कि उनका डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा, तो वही स्लाइड मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले देखिए, 5 ईयर्स तक तो वो लोकसभा का स्पीकर रहेगा, जब तक रूलिंग पार्टी रूल कर रही है तब तक तो वो रहेगा। उसके अलावा ये रिजाइन का मत लीजिए, रिजाइन का मैं अलग से यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। उसके अलावा इफ ही और शी हैज एक्सेप्टेड द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री, यानी अगर दूसरी कंट्री का नागरिक बन जाए, वहां का सिटीजन बन जाए, तो फिर यहां से उसकी सीट खाली हो जाएगी। या फिर अनसाउंड माइंड रहेगा, यानी किसी के बारे में कुछ भी बोलेगा, है ना, लोकसभा का स्पीकर तो है लेकिन किसी के बारे में कुछ भी बोलने का उनको भी अधिकार नहीं होता, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है दल बदल। दल बदल के आधार पर भी इनकी निर्योग्यता हो सकती है, क्योंकि हम आगे देखेंगे कि लोकसभा का स्पीकर कभी भी रूलिंग पार्टी से होता है, तो अगर वो रूलिंग पार्टी से और दूसरी पार्टी में अगर चला जाए तो वहां पर भी इसका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। सिक्स होगा 2 इयर्स जेल या फिर सोशल क्राइम से अगर लिप्त पाए गए। नॉर्मली ऐसा होता नहीं, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने कुछ क्राइम कर दिया और उनको 2 साल या 2 साल से अधिक समय के लिए सजा हो गई और सोशल क्राइम्स में लिप्त पाए गए, तो भी उनको स्पीकर के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और सोशल क्राइम्स में क्या आते हैं, अनटचेबिलिटी, डोवरी, सती प्रैक्टिस वगैरह, ये सब, ठीक है। तो फर्स्ट वाली कंडीशन तो सेम एज लोकसभा के अदर मेंबर्स हैं उनकी जैसे ही है। उसके अलावा सेकंड पॉइंट आप रीड कीजिए, इफ ही शी इज नो लॉन्गर अ मेंबर ऑफ द हाउस, यानी अगर वो अब लोकसभा के मेंबर रहते ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उनकी लोकसभा से स्पीकर का पद खाली हो जाएगा। और इन बिटवीन अगर उनको बीच में कुछ प्रॉब्लम हो, तो थर्ड पॉइंट रीड कीजिए, इस्तीफा किसको देंगे, ये रिजाइन देंगे डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो इसीलिए जो मैंने यहां पर ये पॉइंट कट करवाया था आपसे, ये वाला ये क्यों कराया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा चेंज है। तो लोकसभा का स्पीकर अपना रिजाइन किसको देंगे, डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और इन बिटवीन अगर उनका कार्यकाल भी पूरा नहीं हो रहा है और उनको रिजाइन भी नहीं देना, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है कि जो रूलिंग पार्टी वो चाहती है कि नहीं, अब ये जो है हमारे लोकसभा के स्पीकर नहीं रह सकते, तो उनको हटवाना हो, तो वो क्या करेंगे, एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब मेजोरिटी के बारे में अगेन मैं कह रहा हूं कि मैंने अलग से लेक्चर लिया है, तो ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है, वहां उस लेक्चर में आप जाकर के देख लीजिए। और यहाँ पे उनको हटाने के लिए राज्यसभा से कुछ कोई मेजोरिटी की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। यहाँ पर ओनली उनको लोकसभा जो है वहां से एब्सोल्यूट मेजोरिटी पास करवा के इनको हटा सकते हैं। नेक्स्ट, वोटिंग राइट्स, यानी मत देने का अधिकार। तो गाइज यहाँ पे ध्यान रखना है कि जैसे कि ये लोकसभा है, इसमें बहुत बार क्या होता है कि 50% वोट यहाँ पर पड़ गए किसी इश्यू को लेकर के, और 50% वोट यहाँ पर पड़ गए किसी इश्यू को लेकर के, ठीक है। दोनों साइड में 50-50% वोट्स हैं। अब 50-50% अगर वोट्स होंगे तो ये जो इशू जो है ये सॉल्व होगा नहीं, है ना, ये मुद्दा सॉल्व होगा नहीं। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या करें, तो ध्यान रखना है, नॉर्मल कंडीशन, यानी नॉर्मल जब वोटिंग होती है तब तो लोकसभा के स्पीकर को वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है, यानी कैन नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, यानी पहली बार में मत नहीं दे सकते। लेकिन अगर जैसे मैंने आपको बताया कि 50-50% पे अगर दोनों साइड में वोट पड़ गए हैं और वो इश्यू सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए लोकसभा का स्पीकर अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, अपना वोट किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि 50% +1 हो जाए किसी भी साइड, मान के चलिए यहां पर एक +1 हो गया, तो ये 50% +1 हो गया, तो यहां से क्या होगा, ये बिल या तो यहां पर पास हो जाएगा या फिर यहां पे फेल हो जाएगा। नेक्स्ट, फैक्ट्स। फैक्ट्स गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स के बारे में बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन थे, तो ये होते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर, GV मावलंकर कहते हैं शॉर्ट में इनको, तो ये है गणेश वासुदेव मावलंकर। एट प्रेजेंट में जो कि 17th लोकसभा चल रही है, इस लोकसभा के स्पीकर कौन है, तो ये ओम बिड़ला है, जो कि राजस्थान के कोटा से बिलोंग करते हैं। और फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन रही है लोकसभा की, ध्यान रखिए, ये है मीरा कुमार है, सासाराम से बिलोंग करती थी ये। और इसी में जो सेकंड वुमेन स्पीकर है वो है श्रीमती जी प्रतिभा पाटिल। अब उनके कुछ वर्क दिए गए हैं कि ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द हाउस, ये लोकसभा में डिसिप्लिन एंड डेकोरम मेंटेन करने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। और ये यहाँ पे जो मेन 6 वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पे जब कभी लोकसभा एंड राज्यसभा इनकी दोनों की ज्वाइंट सिटिंग होती है, तब उस ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष, यहाँ पे राज्यसभा के चेयरमैन नहीं आएंगे। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन बनते भी हैं। 7 पॉइंट, लोकसभा के अध्यक्ष को अधिकार है कि वो डिसाइड करे कि ये कोई मनी बिल है या नॉन मनी बिल है।
उसके अकॉर्डिंगली वो आगे की प्रक्रिया चालू करेंगे। 8 पॉइंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पे ध्यान रखना है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ये कभी भी रूलिंग पार्टी से होंगे, यानी कि एट प्रेजेंट में अभी बीजेपी सरकार है यानी मोदी गवर्नमेंट है, तो कभी भी ये जो स्पीकर बनेंगे ये रूलिंग पार्टी से बनने वाले हैं। कुछ कंडीशन में क्या होता है कि प्रॉपर मेजोरिटी नहीं मिलने से वजह से क्या होता है कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रुप्स जो इकट्ठे होकर के ये अपनी मेजोरिटी प्रूफ करते हैं। तो इनमें जो लोकसभा का स्पीकर बनेगा, ये जितने भी अलायंस हैं इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं और उनको लोकसभा का अध्यक्ष यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले ऐसा नहीं था, बट यहाँ पे 11th लोकसभा इलेक्शन के बाद में ये कंडीशन वहां पे लागू कर दी गई कि जो भी लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा वो रूलिंग पार्टी से होगा। अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो भी लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर होगा वो अपोजिशन पार्टी से होगा। तो यहाँ पे चेक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है कि लोकसभा के स्पीकर चाहकर भी कभी अब्सेंट ना हो सके, और अगर होता भी है तो पार्टी वाले उसको फोर्स करेंगे कि हमारे आज जो बहुत काम के जो है बिल्स आने वाले हैं, तो आप प्लीज प्रेजेंट रहिए। तो ये चेक बैलेंस बनाने के लिए किया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।